Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily News Analysis and Explanation. So today is 17th May and day is Tuesday. कवर करेंगे Economic Times को. कल आई एम सो सॉरी वीडियो नहीं रिलीज हो पाई क्योंकि कल क्या हुआ कि मैं वीडियो को ही बना चुका था बट उसके अंदर साउंड का प्रॉब्लम रहा. साउंड रिकॉर्ड ही नहीं है क्योंकि मैं माइक यूज़ कर रहा था बट ये प्लग इन करना रह गया था. तो उसकी वजह से साउंड ही नहीं रिकॉर्ड हुई और फिर मुझे कॉलेज जाना था तो मैं वापस से वीडियो नहीं बना सकता था. तो सॉरी फॉर दैट. और अभी से वीडियो ऑब्वियसली बातें रेगुलर रहेंगे. अभी कुछ ऐसा चेंज मैं ऐसा बड़ा नहीं कर रहा हूँ अपने शेड्यूल वगैरह के अंदर. तो वो बस कल का इशू था जिसकी वजह से ये चीज़ हो गई. स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट न्यूज से. पवन हंस सेल गवर्नमेंट टू एग्जामिन एनसीईआरटी ऑर्डर ऑन की स्टेक होल्डर. तो बेसिकली यहाँ पर आपको पवन हंस के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा ये क्या है. गवर्नमेंट की एंटिटी है बेसिकली. तो ये हेलीकॉप्टर कंपनी है और मतलब हेलीकॉप्टर बनाने में और गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल होते हैं इनके ट्रांसपोर्ट में ये सब काम करती है. और ये एक पब्लिक एंटिटी है तो यहाँ पर इसका मतलब प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट करना चाहती है. अब इसके अंदर प्राइवेटाइजेशन ऑलरेडी पूरा सक्सेसफुल बिडिंग वगैरह हो चुकी है और उसके अंदर जो रिजल्ट्स आए हैं उसके अंदर ये कंपनी जो जीती है वो है Star9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड. अब यहाँ पर आपको दिखेगा न्यूज़ के अंदर लिखा हुआ एक वर्ड स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट. स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कंपनी है जिसके लिए काम की कंपनी हो. मतलब जैसे मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा कि फॉर एग्जांपल की कोई कंपनी IRCTC को खरीद लेती है और वो खुद भी ट्रेन्स बनाती है. तो इस तरीके की डिसइन्वेस्टमेंट रहेगी जिसके अंदर वो कंपनी खुद भी उसी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है. तो यानी कि उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक बाय आउट हो जाएगा क्योंकि वो उसको भी अपना ऑपरेशंस में शामिल कर सकते हैं. अब ऐसा नहीं है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल IRCTC को कोई जैसे रिलायंस जैसी कंपनी खरीद लेती है. रिलायंस का ट्रांसपोर्ट में कुछ भी हाथ नहीं है. वो कुछ नहीं कर सकते मतलब IRCTC को यूज. उनका जैसा बिजनेस IRCTC वालों का अभी चल रहा है वो वैसे ही उनको चलाना पड़ेगा. तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के अंदर स्ट्रेटेजिक और वैसे बायआउट्स के अंदर. तो स्ट्रेटेजिक बायआउट यहाँ पर हो रहा है तो Star9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड. नाम में भी मोबिलिटी लिखा हुआ है. मोबिलिटी का मतलब मूवमेंट ही होता है. तो वो मतलब इसी सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है. अब यहाँ पर हुआ क्या है Star9 के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उसके अंदर जो सबसे मेजोरिटी इन्वेस्टर है वो है केमैन आइलैंड बेस्ड नाम नहीं है. केमैन आइलैंड एक कंट्री का नाम है. तो उसकी बात कर रहे हैं. वो कंट्री के अंदर से एक कंपनी आती है जिसका नाम है अल्मास ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड SPC AGO है. तो ये फंड का नाम है इसका. अब ये जो है ये क्या है इसकी फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर एक कोलकाता बेस्ड NCLT बेंच ने केस करा है. मतलब उनको इसके ऊपर शक हो रहा है तो इसके लिए उन्होंने यहाँ पर बात करने की कोशिश की है जिसके अंदर लिखा ये है कि यहाँ पर आपको देख सकते हो ऊपर द गवर्नमेंट विल एग्जामिन द रीसेंट ऑर्डर बाय द कोलकाता बेंच ऑफ द NCLT against one of the stakeholders in the group that won the bid for the state owned Pawan Hans before issuing a final letter of award. तो जब ये फाइनल लेटर अवार्ड इशू करना है उससे पहले ये बात कर रहे हैं कि ये अपना इशू कर दें कि जो इनका मतलब बेसिकली मेन पर्सन है जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अगेंस्ट वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स इन द ग्रुप. यानी एक जो ओनर है ग्रुप के अंदर जिनको जीते हैं उसके ऊपर इनको फाइनेंशियली कुछ दिक्कतें लग रही हैं उस कंपनी के अंदर. तो उसके लिए इशूज रेज कर रहे हैं. अभी जब ये हो जाएगा इशूज पूरे रिजॉल्व हो जाएंगे तभी ये अपना लेटर ऑफ अवार्ड ये देंगे. तो ये यहाँ पर पूरी बात इसके अंदर है न्यूज़ के अंदर. द कंप्लीट स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द हेलीकॉप्टर कंपनी बाय जून. ये गवर्नमेंट का एम है कि इस सब प्रोसेस को इंक्लूड करके जून तक ये पूरी प्रोसेस खत्म हो जानी चाहिए जैसा कि इन्होंने बजट के अंदर अपने ये बताया था. तो अब स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट न्यूज से. होलसिम सेज नो टैक्स टू बी पेड ऑन ACC अंबुजा सीमेंट डील. तो यहाँ पर होलसिम की डील के बारे में आपको थोड़ा बहुत जरूर पता होगा कि हमने कल परसों भी शायद देखा था फिर से. तो इसके अंदर क्या हुआ था मेनली कि आपकी अंबुजा सीमेंट और ACC ये दो कंपनीज हैं. ये दोनों कंपनीज होल्ड करती थी एक इंटरनेशनल कंपनी होलसिम. होलसिम होल्डिंग सीमेंट मैन्युफैक्चर ऐसी करके कंपनी है पूरी. तो ये पूरी कंपनी होल्ड करती थी इन दोनों कंपनीज को और अब इन्होंने दोनों कंपनीज को अदानी को सेल कर दिया. तो बेसिकली ये सब हुआ है. अब इसमें क्या हुआ इसके बाद काफ़ी सारे इश्यूज यहाँ पर आ रहे हैं अभी. और अभी ऐसा लग रहा है कि डील के ऊपर बहुत जियोपार्डी हो सकती है. जियोपार्डी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे स्क्रूटिनी वगैरह ये सब हो सकता है काम. तो ये सब अगर होगा तो फ्यूचर में देखेंगे ही. बट उसके अलावा यहाँ पर जो भी लिखा है वो अभी के लिए कर लेते हैं. तो अभी के लिए जो मेन कंसर्न रेज हो रहा है वो बेसिकली यही है कि यहाँ पर टैक्स जो होगा डील में वो कैसे पे आउट होगा क्योंकि ये एक इंटरनेशनल एंटिटी है और ये बोल रहे हैं जो इसके एनालिस्ट है वो बोल रहे हैं कि नहीं हमें नहीं पे करना है. यानी आप देख सकते हैं नीचे अकॉर्डिंग टू आर एनालिस्ट्स इट इज़ अ टैक्स फ्री ट्रांजैक्शन क्योंकि ये मतलब ऐसी बाहर की कंपनी बेस्ड है
वहाँ पे टैक्सेस नहीं लगते हैं। ये इनका मेन लॉजिक है इसके पीछे। तो मतलब हो सकता है कि आपको ये ठीक लग रहा हो, बट ये बिल्कुल भी ठीक लॉजिक नहीं है। यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इनको टैक्स देना पड़ेगा। एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है कैपिटल गेन्स टैक्स, जो ये देना ही देना उनको पड़ेगा, क्योंकि एसीसी और अंबुजा सीमेंट तो इंडिया की एंटिटीज़ हैं और मतलब कितने टाइम से हैं और वो सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और दूसरी बात, एक और इनको पेनल्टी देनी पड़ेगी जिसके अंदर मतलब उसका मेन लॉजिक ये है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर एक स्थापित हो रखा है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या देखता है कि कंपटीशन इंडिया के अंदर अच्छे से मेंटेन रहे, यानी कि मोनोपोली या ऐसी कुछ प्रैक्टिस फॉर्म ना हो जाए। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल रिलायंस है, रिलायंस टाटा ये सब मिल जाए, एक ही एंटिटी बना ले, तो ये इतनी बड़ी एंटिटी बन जाएगी, इतनी इन्फ्लुएंशियल एंटिटी बन जाएगी कि ये फिर कुछ भी प्राइस चार्ज कर सकते हैं, ऐसा हो जाएगा। तो बेसिकली ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप हुई हुई है। तो वो इंश्योर करते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो रहा हो और मतलब बेसिकली सारी चीज़ें स्मूथली यहाँ पर रन कर रही हैं, ये सब इंश्योर करते हैं। तो ये हुआ है इसके अंदर पूरी डील के अंदर। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंने क्यों बताया यहाँ पर, क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इसके ऊपर एक फाइन मारा है, क्योंकि एसीसी और अंबुजा बहुत ही बड़ी एंटिटीज थे। अब ये दोनों मिल जाएंगे अगर, क्योंकि अदानी ग्रुप हो सकता है इनको कंबाइन कर दे, और अगर मिलते भी नहीं है बट ये दोनों एंटिटीज के ओनर सिंस अदानी है, तो इनका एक तरीके से फाइनेंशियल्स तो एक ही जगह पे जा रहा है। तो वो अगर हो जाएगा, ये दोनों कंपनी से पूरा बाय आउट हो जाएगा, तो ये एक तरीके से सेकंड लार्जेस्ट बिगेस्ट कंपनी बन जाएंगी इंडिया के अंदर, सॉरी जो सीमेंट के अंदर होंगे। इनके ऊपर बस एक अल्ट्राटेक रहेगा और इनकी जो कैपेसिटी रहेगी प्रोडक्शन की वो 70 मिलियन टन्स की है, जो कि अल्ट्राटेक की 120 मिलियन टन्स की है। तो मतलब काफ़ी सारा कंपटीशन इससे ख़त्म हो जाएगा जो इन दोनों कंपनीज के नीचे रहने पर होता था। अब जो मेजर सेकंड नंबर पे कंपनी थी, थर्ड नंबर, हर कंपनी बेसिकली एक एक दो दो प्लेसेस डाउन चली जाएगी और ये सब होगा। तो इस सब फैक्टर को चलते हुए यहाँ पर सीसीआई ने भी इसके ऊपर काफ़ी बड़ा फाइन मारा है। आप देख सकते हैं सीसीआई हैड फाइंड अंबुजा 1164 करोड़ रुपीज़ एंड एसीसी 1148 करोड़ रुपीज़। और इसके लिए भी जो आपकी होलसेल वाली कंपनी है उन्होंने बोला है कि वुड नॉट प्रोवाइड इंडेमनिटी अगेंस्ट फाइन्स दैट हैव बीन इम्पोज्ड ऑन द टू इंडियन सीमेंट कंपनीज बाय कंपटीशन वॉचडॉग। तो इनके खिलाफ भी मतलब इनके अगेंस्ट भी वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, जो आपका मतलब इंडेमनिटी का मतलब होता है कि जैसे इंश्योरेंस एक तरीके से, तो इसके अगेंस्ट भी इंश्योरेंस वो नहीं प्रोवाइड करेंगे, ऐसा यहाँ पर बोल रहे हैं। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके अलावा एक छोटी सी बात हो रहा है, लाइकली टू फेम, ये टैक्स गवर्नमेंट के मतलब जो गवर्नमेंट के टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने कुछ इकोनॉमिक टाइम्स वालों से कुछ इंक्वायरी वगैरह की है। मतलब एक्चुअली उल्टा बोलना चाहिए, इकोनॉमिक टाइम्स वालों ने उससे कुछ इंक्वायरी वगैरह की है। तो उसमें उन्होंने बोला है दैट द डील वाज अनलाइकली टू फेस कैपिटल गेन्स टैक्स। डील कैपिटल गेन्स टैक्स को फेस नहीं करती इफ होलसेम हैड एक्वायर्ड द स्टेक्स बिफोर 2017। यानी कि जो आपकी होलसेम कंपनी है, क्योंकि अंबुजा सीमेंट और एसीसी वैसे तो इंडियन कंपनीज ही हैं, तो उनका जब स्टेक होलसेम ने खरीदा था, जो कि अब बेच दिया है, पहली वाली डील की बात हो रही है, जब होलसेम ने खरीदा था यहाँ की एंटिटीज से, तो तब क्या हुआ था, तब इन्होंने मतलब अगर ये 2017 से पहले खरीदते तब ये बात कुछ और होती है और अभी कुछ और बात है यहाँ पर, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है बेसिकली। तो ये इस पूरी इसके अंदर मेंशन्ड है, और हो सकता है अब इनके ऊपर काफ़ी बड़ा स्क्रूटिनी हो या केस चले जिसके अंदर इनको टैक्स वगैरह पे करना पड़े फ्यूचर के अंदर। तो ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है। आगे चलते हैं, स्टेट बैंक रेजेस MCLR बाय 10 BPS। तो यहाँ पर सेकंड हाइक इन बेंचमार्क लैंडिंग रेट दिस फिस्कल, 1 ईयर MCLR नाउ एट 7.2%, 7.20% बोल सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले आपको समझना है MCLR क्या होता है। MCLR होता है आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। तो यहाँ पर MCLR मतलब हुआ कि मिनिमम से मिनिमम कितना आपका इंटरेस्ट रेट जो ये बैंक है उसको चार्ज करना ही पड़ेगा अपने जो लोन्स दे रहे हैं उनके ऊपर, जिससे मतलब ये ऑपरेशनल रह सके, इतना सबसे मिनिमम कितना चार्ज कर सकता है। तो ये चीज़ जो सबसे मिनिमम होता है ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि क्या होता है इसके बेसिस पे ही सारे इंटरेस्ट रेट बनते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे एक आपको टर्म दिखाऊं, 42% ऑफ द SBI's लोन्स आर लिंक्ड टू MCLR, यानी कि जितना आपका पूरा SBI के लोन है उसके अंदर से 42% MCLR से लिंक्ड है। MCLR से लिंक्ड होने का क्या मतलब है, इसका मतलब है MCLR तो सबसे मिनिमम रेट है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपका जो रिस्क बैंक ले रहा है, जितने टाइम पीरियड के लिए लोन कोई पर्सन ले रहा है, जितना इंटरेस्ट रेट देगा उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ और इंटरेस्ट रेट ऐड कर दिया जाता है। तो उतना ही सबसे मिनिमम कभी नहीं देना पड़ता, उससे ज़्यादा ही देना पड़ता है।
तो इसके अगर हम देखें तो अगर MCLR के ऊपर कैसे कैलकुलेशन की जाती है, जनरली उसके ऊपर ऐसे लिखा होता है अपने जो लोन का अग्रीमेंट होता है उसके ऊपर MCLR +-2% या ऐसे करके उसके बीच में बैंक डिसाइड करेगा, ये सब अग्रीमेंट्स होते हैं। तो उसके अंदर 42% ऐसे SBI के लोन है जो MCLR के बेसिस पे ही चल रहे हैं। तो अगर MCLR बढ़ा इसका मतलब है 42% लोन्स पर इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पर MCLR बढ़ा है 10 BPS से। 10 BPS का मतलब क्या होता है? 10 BPS का मतलब मैंने नीचे लिखा है 0.1%। 1 BPS का मतलब होता है 0.01%, या फिर आप कह सकते हैं 100 BPS जब मिल जाते हैं तब 1% बनता है। तो ये इसलिए बोला जाता है ताकि अच्छी चीज़ें समझ में आ जाए। अगर हम 0.0 करते रहेंगे न्यूज़ वगैरह के अंदर या फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर तो समझ में नहीं आएगा। और फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस बहुत बड़े मतलब क्वांटम के होते हैं, तो इसलिए BPS एक काफ़ी अच्छी टर्म है जो यूज़ की जाती है। तो ये आप नोट कर सकते हैं 100 BPS जो होता है, या फिर BPS भी लिख लेना बीच में, वो आपका 1% के मतलब 1% इक्वल होता है। अब आगे चले तो फॉर द सेकेंड टाइम दिस फिस्कल, यानी दूसरी बार इन्होंने लगातार बढ़ाया है, पॉइंटिंग आउट टू द राइजिंग कंज्यूमर बोरोइंग कॉस्ट अमिड हार्डनिंग इन्फ्लेशन एंड पॉलिसी रेट्स। तो ये बेसिकली इन्फ्लेशन वगैरह को मद्देनजर रख के किया है कि लोग अगर और ज़्यादा बाय आउट करने लग जाएंगे, या सॉरी और ज़्यादा लोन लेने लग जाएंगे तो इन्फ्लेशन और आउट ऑफ कंट्रोल चले जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, जो कि काफ़ी अच्छा स्टेप है, ताकि लोग कम लोन लें। कम लोन लेंगे तो फिर क्या होगा कि इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर हुई है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो फॉलोइंग द लेटेस्ट इंक्रीज द 1 ईयर MCLR नाउ स्टैंड्स एट 7.2%। 6 मंथ MCLR मतलब बेसिकली जो लोन के अमाउंट होता है, टर्म होती है, कितने टाइम के लिए लोन ले रहा है, उसके बेसिस पे MCLR 3 बताए हुए हैं। बट मेनली जो ऊपर लिखा है वो आपका 1 ईयर MCLR की बात करते हैं, क्योंकि 1 ईयर MCLR के ऊपर ही सारे लोन्स मेनली बेस्ड होते हैं, जो मतलब 1 ईयर और 1 ईयर से ऊपर होते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा शॉर्ट टाइम है, मैं आपको बहुत बेसिक में कवर करूंगा, और न्यूज़ भी बहुत ईजी आई है। एक काफ़ी अच्छा IPO आ रहा है पारादीप फॉस्फेट्स का। अब बोला जा रहा है कि LIC का IPO तो हो सकता है प्रीमियम बिना दिए जाए, आज ही उसकी लिस्टिंग होने वाली है एक्चुअली, और अभी तो हो ही चुकी होगी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने अभी चेक नहीं किया है, बट मतलब मेरे अकॉर्डिंगली तो मतलब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एक्चुअली। मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा यहाँ पर कि प्रीमियम मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट ये IPO या कम से कम एक कंपनी काफ़ी अच्छी है। हो सकता है मैं इसकी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ, जैसे मैंने नायका भी बनाई थी। तो स्टे ट्यून फॉर दैट ऑल्सो, बाद में देख लेंगे कभी बनाऊँगा तो। आगे देखते हैं हमें ET मार्केट्स वाले सेक्शन के ऊपर। एक्चुअली नहीं, बीच में भी मैंने यहाँ पर कवर किया है कुछ। हाँ, यहाँ पर ये दो न्यूज़ है इसके अंदर। लोकल लैब्स टू टेस्ट ऑल इम्पोर्टेड गियर, डिले इन 5G रोल आउट लाइकली। तो यहाँ पर बेसिकली बोला गया है कि बेसिकली एक एंटिटी है यहाँ पर, DOT मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने आपका बोला है यहाँ पर कि सारा जो इक्विपमेंट आएगा 5G से रिलेटेड, वो आपका टेस्ट होना चाहिए यहाँ के लैब्स के अंदर सिक्योरिटी पर्पजेज की वजह से। दिस इज सिंस द DOT वांट्स ऑल द इम्पोर्टेड नेटवर्क गियर टू बी टेस्टेड फॉर सेफ्टी चेक्स एट लोकल लैब्स। तो ये मैंने आपको बता दिया। Senior industry executives said DOT's insistence on in-country testing of network equipment by local labs, recognized by its technical arm TEC Telecom Engineering Center, could end up disrupting timely gear supplies to telecompanies and derail 5G rollouts. तो बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि इसकी वजह से दो प्रॉब्लम्स हैं। जो आपकी पहली प्रॉब्लम तो यही है कि इसकी वजह से यहाँ पर हो सकता है कि हमें कम सप्लाई मिलने लग जाए, क्योंकि लोग अगर हम इतनी स्क्रूटिनी करेंगे तो उसके बेसिस पे ही देखने लग जाएंगे और बहुत ज़्यादा चेकिंग वेकिंग करके भेजेंगे इंडिया के अंदर माल, मतलब जो भी इक्विपमेंट्स हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ऑब्वियसली बात है, और डिले होगा इंडिया के अंदर ये सब इक्विपमेंट्स आने में, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी बात आपका है डिरेल 5G रोल आउट्स, मतलब इंडिया के अंदर जो ऑलरेडी चीज़ें आ चुकी हैं, जो इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, उसका भी रोल आउट मतलब 5G का रोल आउट पूरा और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर ही बोल रहे हैं। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा यहाँ पर, मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी से रिलेटेड ये पूरी न्यूज़ थी यहाँ पर। आगे चलते हैं असेसिंग ऑफिसर टू टेक फाइनल कॉल। तो हमने जो ऊपर अभी इतना पढ़ा था अदानी ग्रुप के अंदर जो $10.5 बिलियन का पूरा डील हुआ है, और ये जो आपका 6.4 बिलियन लिखा है ये स्विस फ्रैंक्स के अंदर लिखा है, क्योंकि होलसिम आपकी स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है। तो ये दोनों अमाउंट है, मतलब जो भी है इसके ऊपर कैसे फाइनेंशियल्स के ऊपर इसके टैक्स लगेगा, ये असेसिंग ऑफिसर के हाथ में है। तो ये बहुत ही बेसिक बात है, कुछ इसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। असेसिंग ऑफिसर होता है जो टैक्स ऑफिसर होता है मेनली, तो वो होता है आपका। इसके आगे चलते हैं हम नीति मार्केट्स वाले सेक्शन के ऊपर, वो वाली न्यूज़ अभी कवर करेंगे जो ओपन कर ली थी। तो ये न्यूज़ है आपकी पहली, इमीडिएट री रेटिंग अनलाइकली फॉर ACC अंबुजा सीमेंट। तो इमीडिएट री रेटिंग से पहले हमें रेटिंग समझनी पड़ेगी क्या होती है। रेटिंग का मीनिंग होता है कि जैसे आपका फॉर एग्जांपल रिलायंस है,
तो रिलायंस आपका आप सभी को पता है लार्ज कैप के अंदर वन ऑफ द मल्टी लार्ज कैप्स के अंदर आता है। तो इसी तरीके से आपकी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे आपकी कुछ कंपनीज पॉलीकैब हो गया या क्रॉम्पटन हो गया या आपकी रिलैक्सो फुटवेयर हो गई, ये सब आपकी मिड कैप कंपनीज के अंदर आती है। और स्मॉल कैप कंपनीज तो मतलब हजारों कंपनी स्मॉल कैप है आज की डेट में। तो मतलब ऐसी बहुत सारी जो रेटिंग वाइज डिवाइड कर रखा है मिड कैप स्मॉल कैप लार्ज कैप में। इसी तरीके से एसीसी और अंबुजा को भी एक रेटिंग मिली हुई है, आप इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं, मैंने एक्चुअली पढ़ा नहीं है, स्किम थ्रू किया है, तो इसका आप रेटिंग पढ़ सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि अब सिंस ये मर्जर हो जाएगा, हो सकता है इनका फ्यूचर के अंदर या फिर मतलब जो इनका बाय आउट हुआ है उसके अंदर इनकी वैल्यूएशन चेंज हुई है। जो मतलब कभी भी कोई कोई कंपनी बिकती है, कोई कंपनी किसी को खरीदती है, तो उसकी वैल्यूएशन में थोड़ा बहुत चेंज तो आता ही आता है। तो वो जो वैल्यूएशन में चेंज आया है उसकी वजह से री रेटिंग होनी चाहिए ऐसा बोला जा रहा है। बट अभी के लिए री रेटिंग नहीं करेंगे ये लोग, ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट भी अनस्टेबल चल रहा है और मतलब नीचे चल रहा है, एक्चुअली अनसर्टेन चल रहा है। और दूसरी बात, एसीसी और अंबुजा को ये मर्ज करके बनाएंगे एक बड़ी एंटिटी, या फिर कैसे बनाएंगे, हो सकता है इन दोनों कंपनीज की एक सब्सिडरी कंपनी खोल दें या कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो उसके बेसिस पे री रेटिंग फ्यूचर के अंदर हो जाएगी। अब यहाँ पर लिखा है एस आई पी इन्वेस्टर्स कीप फेथ। तो यहाँ पर बेसिकली बहुत अच्छी न्यूज़ आई है कि हालांकि स्टॉक मार्केट और सब नेगेटिव जा रहा है बुरी तरीके से, उसके बावजूद भी आपका एस आई पी में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, उनका आपका मतलब कीप फेथ है, मतलब वो अभी भी भरोसा रखते हैं मार्केट के ऊपर और उन्होंने अपना विड्रॉल्स करना शुरू नहीं किया। एस आई पी बंद होना बहुत बुरी बात होती है, क्योंकि एस आई पी में वैसे भी कम अमाउंट होता है। तो कम अमाउंट अगर कोई पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है और वो भी अब वो मना कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो इसका मतलब है मार्केट सेंटिमेंट बहुत ही डाउन है। और ऐसा यहाँ पर होपफुली या कह लो कि फॉर्चुनेटली नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि आपका जो मार्केट मतलब जितना मंथली इन्फो आ रहा था वो अबव 10,000 करोड़ है फॉर द 8 मंथ इन अ रो, यानी कि अपना मतलब रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ है, मतलब रिकॉर्ड टूटा नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव सेंस में मैं कह रहा हूँ। और एवरेज टिकट साइज जो है वो आपका थोड़ा रिड्यूस होके आपका 2300 के आसपास आ चुका है, 2300 के आसपास आ चुका है, जो कि आपका पहले ऑलमोस्ट 2500 प्लस लेवल्स पर ही चल रहा था काफ़ी टाइम से। मतलब ये ऑब्वियसली बात है 2019 या 2020 के आसपास की बात है। बट अगर हम पिछले 2-3 साल से देखें तो पिछले 2-3 साल से तो ऑलमोस्ट इतना ही चल रहा है 2500 के नीचे वाले लेवल्स पर। तो वही यहाँ पर अभी इस न्यूज़ के अंदर भी चल रहा है। और इसके अलावा बेसिकली यही है कि जो मैंने बताया कि अगर वोलेटिलिटी इतनी चल रही होती है तो म्यूचुअल फंड्स वाले और आपकी एसआईपी वाले भी अपना पैसा गोल्ड वोल्ड के अंदर डालने लग जाते हैं। और अगर आपको पता हो कि यूक्रेन का जब आपका पूरा हुआ था सिलसिला, उसके अंदर गोल्ड का प्राइस इतना ज़्यादा ऊपर चला गया था, एक ही दिन के अंदर शायद $100 या $1,000 पर ओजी आपका बढ़ गया था। तो मतलब वही है कि लोग गोल्ड के अंदर फिर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। खैर उसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर एडेड द मोस्ट टू इंडियाज इन्फ्लेशन स्लर। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि रशिया यूक्रेन का पूरा एक तरीके से कह लो कि कंट्रीब्यूशन, या कह लो कंट्रीब्यूशन एक पॉजिटिव टर्म लगती है, तो आप कह सकते हैं कि कितना इन्फ्लुएंस रहा था रशिया यूक्रेन वॉर का इंडियाज इन्फ्लेशन के अंदर, जो कि अब बहुत ज़्यादा बढ़ के आ चुका है सामने आपके। और उसके अंदर यहाँ पे क्या किया, एसबीआई के कुछ एनालिस्ट ने, इकोनॉमिस्ट ने स्टडी किया है और उन्होंने फूड बेवरेज फ्यूल लाइट एंड ट्रांसपोर्ट इनके अंदर बताया। तो इनका 52% आपका वेटेज रहा जो टोटल इन्फ्लेशन बढ़ा है उसके अंदर। और इसके अलावा अगर हम ऐड कर लेते हैं एफएमसीजी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ा, तो वो टोटल मिला के मतलब उसके अंदर पर्सनल केयर और इफेक्ट्स ये सब भी ऐड किया है, तो वो 59% पर आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला है द वॉर इन द यूक्रेन हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड नियरली 3/5। 3/5 का मतलब होता है 60%। अगर आप 3/5 को कैलकुलेट करेंगे तो 0.6 आएगा, उसका मतलब है 60%। 60% टू रिसेंट इन्फ्लेशन सर्ज इन इंडिया, सर्ज इन इंडिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी के लिए इन्फ्लेशन आपका 4.4% के आसपास जो चल रहा है, मतलब रेपो रेट, और इन्फ्लेशन आपका 7.39% के आसपास चल रहा है, तो सॉरी 7.79%। तो इसके अंदर 3/5 कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है आपके रशिया यूक्रेन के पूरे वॉर का, ऐसा एसबीआई के इकोनॉमिस्ट की स्टडी ने कहा है। तो मतलब इसका कोई ऐसा क्वान्टिटेटिवली इसको कंपेयर नहीं कर सकते कि कैसा ऐसे है और कैसे ऐसे और भी फैक्टर्स कितना कितना कंट्रीब्यूट किया उन्होंने, बट ये एक स्टडी थी जो यहाँ पर आई है न्यूज़ के अंदर। क्या 2006 डिक्लाइन ऑफर अ प्लेबुक फॉर दराज शेड इन्वेस्टर्स। तो ये बहुत बेसिक न्यूज़ है। 2006 के अंदर भी ऐसा ही हुआ था कि मार्केट बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा था, नीचे लिखा है इन मई जून 2006 द सेंसेक्स एंड निफ्टी प्लंज्ड 30%। सेंसेक्स और निफ्टी 30% आपके गिर चुके थे 2 महीने के अंदर अंदर, मई जून में। और उसी पीरियड के अंदर आपका इन्फ्लेशन बहुत ऊपर 7.26% पर चला गया था। तो ये सब फैक्टर्स मतलब ऐसा बेसिकली पूरे आर्टिकल के अंदर ये लिखा है कि जैसा जैसा उस टाइम हुआ था क्या वैसा रिपीट हो सकता है। बट उस टाइम भी मार्केट कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा चेंज थे, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हो चुके हैं उसको। और उसके बाद मतलब इतने आईपीओज आज की डेट में आ रहे हैं जो कि काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है।
और चेंजेस उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर दिख रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं आज की डेट में जिनकी वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई है, मैं यही कहूँगा बस। तो उनका कंट्रोल होना भी ज़रूरी है, और पहले ऐसा नहीं जनरली होता था, तो उसकी वजह से हो सकता है कि 2006 से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे देखने को मिले और ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ भी ना मिले। बट मेनली जो आपको न्यूज़ लुकआउट करनी है वो है ये वाली होलसेम के केस से रिलेटेड। अगर कुछ न्यूज़ आती है आज की डेट के अंदर तो मैं आपको ग्रुप के अंदर ही सेंड कर दूँगा एक्चुअली, क्योंकि काफ़ी बड़ा केस ये बन सकता है। और मतलब यही है बस। सो दैट इज़ इट। एंड LIC का IPO को कैसे आपका वो चल रहा है, आपको अलॉटमेंट मिला है नहीं मिला, वो आप कॉमेंट करके बता सकते हैं। सो दैट इज़ इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।